नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर जसपुर से, जहां पे उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से जहां दिन प्रतिदिन पहाड़ क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के चलते बढ़ती ठंड से बचाव के लिए पूरे जनपद में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में आदेशानुसार प्रत्येक शहर में बालिकाओं के द्वारा अलाव जलाने का आदेश पारित कर दिया है। इसके चलते जसपुर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में जगह जगह अनेक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वही अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जनता के आग्रह पर व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन जसपुर नगर वासी नगर पालिका के अलावा व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस नगर के ठाकुर द्वार बस स्टैंड के समीप दुकानदारों ने साफ का कहना है और बता दें कि भीषण ठंड के चलते दुकानों पर ग्राहक भी आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों के आगे रोजी रोटी का संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से भीषण ठंड से बचने के लिए प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था दुरुस्त न होने से खुद ही अलाव की व्यवस्था की मजबूर होना पड़ रहा है। आपस में मिलकर अलाव जलाकर अपने आप को ठंड से बचाव कर रहे हैं। जबकि नगर वासियों की चर्चा है कि नगर में 20 वार्ड है, सैकड़ों मुख्य चौराहे पर एक टेम्पो से चंद बता दें कि लकड़ियां भरकर पूरे नगर में अलाव जलाकर इतनी कसरी कर दी जाती है। नगर वासियों ने पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पालिका प्रशासन द्वारा नगर उपलब्ध कराया जा रहा है, अलाव के नाम पर खेल खेला जा रहा है। इस खेल से जनता नाखुश नजर आ रही है। यह अलाव हमारे अपने द्वारा जलाया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी प्रकार की कोई लकड़ी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है और ठंड में ग्राहक वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, यही कारण। कोहरा इतना आ रहा है और शाम तक नहीं उतर रहा है और ठंड काफ़ी अधिक हो रही है। जैसा घर से आ रहे हैं वैसे ही घर को जा रहे हैं। ग्राहक वगैरह भी किसी के पास नहीं दिख रहा है। कोई कुछ भी व्यवस्था ना है। अपने पास की लकड़ी जला रहे हैं, साफ रहे। ग्राहक उधर नहीं, दुकानदारी बिल्कुल ठप है। वो तो जो समझ लो लॉकडाउन से भी पड़ा रहा, लॉकडाउन लग गया इस टाइम। नगर पालिका की अभी कोई व्यवस्था नहीं बनी, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं बनी। अपने पास से ही लकड़ी जला रहे हैं, इसके आग के सहारे से ही बैठे हैं हम द्वारा। और ठंड को देखते हुए और जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जसपुर शहर के अंतर्गत लगभग 25 जगह अलाव डेली प्रतिदिन जलाए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग शाम को 5:30 बजे 5-5:30 बजे जलाने स्टार्ट किए जाते हैं और ये जब तक मौसम ठंडा रहेगा, शीतलहर रहेगी, जब तक अलाव की व्यवस्था की जाएगी नगर पालिका द्वारा। शहर में जहाँ की अलाव की और ज़्यादा व्यवस्था होगी, वो और जरूरत होगी, उसके नगर पालिका प्रयास करेगी। खबर हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार में कुंभ मेले के तैयारी बीच कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को अधिकारियों की टीम ने कांगड़ा घाट और पंद्वीप और संजीव पुल पर फड़ लगाकर सामान बेचने वाले के कई दुकानदारों पर कार्रवाई की। अधिकारियों की टीम ने इस क्षेत्र से कई स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए। आपको बता दें कि हर की पौड़ी और उसके आसपास की तमाम घाटों पर अतिक्रमण बड़ी समस्या है। बार बार अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भी फड़ और छोटी दुकान लगाने वाले दुकानदार वापस लौट आते हैं और दुकानें सज जाती है। खबर जसपुर से, जहां पे उधम सिंह नगर से जसपुर की धान खरीद के मामले में लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। जी हां, आमरण अनशन के तब्दील और एसडीएम कार्यालयों के सामने किया गया था। भाजपा नेताओं का धरना प्रदर्शन स्थल पर किसी भी अधिकारी के न पहुंचने से गुस्साए किसानों ने जसपुर के NH 714 और स्थित नगर के झंडा चौक पर खुले आसमान के नीचे कर दिया था आमरण अनशन शुरू। आमरण अनशन की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पहुंची और NH 74 मार्ग के किनारे चल रहे प्रदर्शन किसानों की सुरक्षा व्यवस्था 7 मार्ग के सुचारू व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। जी हां, प्रदर्शन के भाकियों नेता की प्रदेश अध्यक्ष टीम पहुंचते ही प्रशासन में मचा हड़कंप। सूचना पाते ही काशीपुर सीओ दीपक कुमार प्रदर्शन स्थल पहुंचकर किसान नेताओं से वार्ता किया। वहीं अपने प्रदर्शन
प्रदर्शन समाप्त करने की गुहार लगाई गई। किसानों के अडिग रवैया को देखते हुए वार्ता विफलता की ओर गई है। वहीं सीओ के लगातार प्रयास के चलते काशीपुर अभय प्रताप सिंह और मंडी परिसर में आश्वासन के दोषी एसएमआई भ्रष्टाचार के जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारतीय खाद्य विभाग द्वारा धान खरीद पोर्टल बाढ़ कर मंडी परिसर में पड़ी धान फसल की तोल के आश्वासन पर अमरण अनशन द्वारा धरना प्रदर्शन समाप्त कर अनशन पर बैठे जगदीप सिंह भुल्लर और अमरण अनशन समाप्त किया है। खबर रामनगर से है, जहां पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पे दबंग युवकों पर एक युवक से साथ बेरहमी से मारपीट करने का तमंचा तान कर अपने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। पीड़ित युवक का आरोप है कि वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपी ने उस पर रहम नहीं किया। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक युवक को मौके से ही धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई है। रामनगर की कानून व्यवस्था को चुनौती देता एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवक शुभम के मुताबिक कुछ युवक ने उस पर बहन को छेड़ने का आरोप लगाते हुए न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि तमंचा तान कर उसे डराया भी। घटना के दौरान शुभम लगातार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। पीड़िता का दावा है कि उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए बार बार माफी मांगी, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट जारी रखी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावर युवक रामनगर के बाघाघेर इलाके में रहने वाला है। घटना के बाद शुभम ने कोतवाली रामनगर पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और इस मामले में कोतवाली रामनगर सुशील कुमार का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोतवाल सुशील कुमार का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिस भी द्वारा कानून की चुनौती देने का कार्य किया जाएगा, जिसका बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। खबर श्रावस्ती से, जहां पे बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम के इस दौरे पर राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर श्रृंखला देखने को मिली। जिला मुख्यालय भिनगा से लेकर भंगा तक उप मुख्यमंत्री के किसानों से संवाद, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। श्रावस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सबसे पहले बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने हरिहर पुरानी क्षेत्र के भंगा स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका और फिर ग्राम चौपाल में पहुंचकर ग्रामीणों और किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद भिनगा स्थित कलेक्टर सभागार में डिप्टी सीएम ने जिले की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और योजनाओं को क्रियान्वयन, विकास कार्य और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। इस पूरे दौर के दौरान प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी, बीजेपी का पूरा संगठन मौजूद रहा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी भी रखी गई। जनपद को लेकर के आया है, उसके संबंध में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक और कड़े निर्देश दे दिया। हमारी अपेक्षा यही रहती है कि डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण के लिए, किसान उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित। क्योंकि तथागत भगवान तथागत बुद्ध की ये धरती है, जिस धरती पर 42 देशों के बौद्ध मठ बने, वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं। हम लोग रोजगार के लिए पर्यटन को पर्याय मानते और यहाँ चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे हवाई नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, इसको मजबूत करने में हमारी सरकार ने प्राथमिकता प्रदान की। आज ग्राम चौपाल का भी आयोजन हुआ और ग्राम चौपाल बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हम प्रदेश के 826 ब्लॉकों के 2-2 ग्राम सभाओं को भी आज लाइव जोड़े थे और इस चौपाल के माध्यम से जी राम जी, जो कानून नया मनरेगा के बाद बना है, जिसके कारण से अब रोजगार और विकास की दोनों संभावनाएं बढ़ी।
हमारी सरकार का यही प्रयास है कि किसान अगर धान बेचना चाहे, खरीफ की फसल बेचना चाहे तो उसको बेचने में कोई असुविधा ना हो, बुआई करने के लिए उसको खाद की कोई समस्या ना हो, निराश्रित गौवंश सड़क पर छूटा ना घूमे और रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ते रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने समूहों की शक्ति बढ़ाने का काम, समूहों की संख्या बढ़ाने का काम करने का आज यहाँ पर निर्देश दिया है। और यह भी कहा है कि जो पिछली बैठक, जैसे प्रभारी मंत्री की बैठक लेते हैं तो उस बैठक में क्या निर्देश दिया है, उसमें क्या अनुपालन है, इसको ध्यान रखें। और आज जो मैंने निर्देश दिया है, 1 सप्ताह का समय दिया है, जो कार्य करने लायक है उनको पूरा करेंगे। हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन, जो हमारे आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी उनको उसका लाभ, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन के अधिकारी हैं उनको राशन, सब गुणवत्तापूर्ण ढंग से बढ़े और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ठीक ढंग से यहाँ पर संचालित हो। और यहाँ भी आज निर्देश दिया है कि हर महीने तहसील स्तर पर एक बैठक हुआ करेगी, जिसमें एसडीएम हो, सीओ हो, थानेदार हो, बीडीओ हो, बिजली विभाग के अधिकारी हो, या सब बैठेंगे। हमारे मंडल अध्यक्षगण भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी, जो जहाँ रहते हैं वहाँ उसका हिस्सा होंगे और लोकल स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं लगातार ये कहता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता डिप्टी सीएम से कम नहीं है, इसलिए कोई कार्यकर्ता अगर कुछ बात बताता है तो उसको उसी सम्मान के साथ सुने और समाधान करें। कार्यकर्ता का सम्मान भी ध्यान रखें, जनता की सेवा का भी ध्यान रखें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी उसका हिस्सा रहेंगे, जिससे कोई योजना आती है तो उस योजना का लाभ जिनको मिलना चाहिए, कोई कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम की जानकारी समयबद्ध तरीके से हो। यह हमारी कोशिश है। साथ ही 10-10 गांव जहां हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए संक्षिप्त बताया गया है, वहां कोई जिला स्तर का अधिकारी जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कि हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जो पाइपलाइन डालने के लिए गांव की गलियां तोड़ी गई उनको बना दिया गया कि नहीं बना दिया गया, इसकी भी जांच करने का काम करेंगे। जहां कहीं पर भी रोजगार के लिए किसी की जरूरत है तो उस जरूरत को पूरा करने में एक भी मिनट की देरी न लगे, यह भी आज मैंने यहाँ पर निर्देश दिया है। THR प्लांट की जगह हम लोग यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की बड़े स्तर की यूनिट जो हमारी समूह की दीदियां हैं उनके लिए स्थापित करवाने, और 42 देशों में जहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनके यहाँ पर बौद्ध मठ है, तो वहां से भी जुड़े हुए कोई ना कोई उत्पाद, कोई ना कोई सामग्री या समूह की दीदियों के द्वारा तैयार किया जाए, जिससे हम लोग लाखों की संख्या में दीदियों को लखपति दीदी बना सके। यह हमारा प्रयास है। इतना मुझे कहना। दूसरा, आज वीर बाल दिवस है। गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी जो जिंदा धर्म परिवर्तन करने के लिए इस्लाम की आक्रमणकारियों ने जो क्रूरता दिखाई थी और जो गुरुपुत्रों ने साहस दिखाया था, गुरुपुत्रों को नमन करते हैं और क्रूर मुगल शासकों के इस कृत्य की निंदा करते हैं। आज का समय होता तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुरंत कहती ये तो संघ और भाजपा का मामला है, लेकिन ऐसा अत्याचार, ऐसी मानसिकता इन लोगों की पहले से भी रही है। यह भी मैं आपके सामने कह के जाऊंगा कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में प्राप्त करके तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और श्रावस्ती जनपद को और अधिक चमकाएंगे, यह हम यहाँ पर कह देंगे। सर, रोडवेज सेवा को लेकर यहाँ बड़ी समस्या है और कुछ दिन पहले 10 बसें संचालित की गई थी, अभी धरातल पर कुछ नहीं है। सर, क्या कहना है? नहीं, अगर कोई ऐसी समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार समस्या और समाधान, अगर समस्या है तो उसका समाधान करेंगे, जनहित को प्राथमिकता देंगे और श्रावस्ती के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। सर, पश्चिम बंगाल में फिर एक बार बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब रामलला के जन्म स्थान पर बाबरी ढांचा नहीं बचा तो वह भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम की कोई निशानी अगर कोई बनाएगा तो वो नहीं बचेगी। हम मस्जिद बनाने के विरोधी नहीं है, लेकिन आक्रमणकारी के नाम की कोई इमारत खड़ी करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर अभी मैं विदेश मंत्रालय उसके लिए बोलेगा, मैं विदेश के मामले में नहीं बोलना चाहता। देश का कोई सवाल हो, देश का कोई सवाल हो,
श्रावस्ती का कोई सवाल हो कर सीरप को लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और माफिया ये एक दूसरे के पर्याय है। श्री अखिलेश यादव जी माफियाओं के, अपराधियों के, गुंडों के संरक्षक हैं। 2025 में अभी बिहार विधानसभा चुनाव जब से वो हार करके आए हैं, बौखलाए हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो माफिया के बारे में बोले, सूट बोले के बोले, चल्ली भी बोले, जिसके बहत्तर से खबर मिर्जापुर से, जहां पे एक कछावा क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की हिरासत में लिया और 26 दिसंबर को थाना कछावा पर सलीम अंसारी पुत्र मुन्नावर अंसारी निवासी लखीमपुर और थाना बक्सा जनपद जौनपुर सूचना दी गई और उनके पुत्र सदाम अंसारी को गोली लगी थी, जिसके इलाज के दौरान क्रिश्चियन हॉस्पिटल कछावा में मृत्यु होगी। प्रार्थना पत्र में संदेह व्यक्त किया गया है। मृतक की पत्नी साविया, पत्नी सदामा अंसारी तथा मृतक का चचेरा भाई अरबाज पुत्र घबरू और निवासी गढ़ अपदे की लखीमपुर बक्सा जनपद जौनपुर द्वारा सदाम अंसारी को गोली मारी गई है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नामजद दोनों संदेहास्पद व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि मृतक सदाम अंसारी अपनी पत्नी के साथ थाना कछावा क्षेत्र में अंतर्गत काशीराम आवास कॉलोनी में किराए कमरा लेकर आता था। घटना के बाद मौके पर कानून और शांति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है, सभी पहलुओं की विवेचना की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 26/12/25 को थाना कछवा पर वादी सलीम अंसारी पुत्र मुनव्वर अंसारी निवासी लखनीपुर थाना बक्सा जनपद जौनपुर द्वारा सूचना दिया गया कि उसके बेटे सद्दाम अंसारी को गोली लग गई है, जिसकी मृत्यु इलाज के दौरान क्रिश्चियन हॉस्पिटल कछवा में हो गई है। वादी द्वारा संदेह व्यक्त किया गया कि उसकी बहू सविता, पत्नी सद्दाम अंसारी व अरवाज, मृतक का चचेरा भाई पुत्र घबड़ू निवासीगण लखनीपुर बक्सा जनपद जौनपुर द्वारा उनके लड़के सद्दाम को गोली मारी गई है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कछवा पर मुकदमा अपराध संख्या 249/25 धारा 105 BNS पंजीकृत कर नामजद संदेही दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक अपनी पत्नी के साथ थाना कछवा क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम आवास कॉलोनी में कमरा लेकर रहता था। मौके पर कानून एवं शांति। खबर जौनपुर से है, जहां पे बता दें कि जहां पे खुटन और थाना क्षेत्र के पनौली गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की दिन दहाड़े हत्या करने की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पहुंचकर उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर कस्तूम मौके पहुंचकर घटनास्थल के स्थलीय निरीक्षण कर आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार मृतक की जेब से 1,68,000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 ये ग्राम है पनौली, थाना क्षेत्र खुटन। यह हमें सूचना प्राप्त हुई लगभग 10:30 पे, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति है जिनका नाम फूलचंद उर्फ सेवाराम जी है, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। यह एक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करते हैं और ये बताया गया कि इनके सर पे गंभीर चोट है और इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तत्काल जब पुलिस मौके पे आई, पुलिस जब गई तो अस्पताल में इन्हें मृत घोषित किया गया। तभी सीनियर अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि इनके सर पे किसी वस्तु से गंभीर चोट दी गई है और घटनास्थल पे बॉडी के पास में ही एक ईंट भी बरामद हुई है। ईंट जो कि थोड़ी सी टूटी हुई है और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ईंट है ये बाहर ही पड़े हुए ईंट की जो ढेर है वहीं से उठाई गई है। एक ये भी चीज़ सामने आई है कि इनकी जेब से, पॉकेट से 1,68,000 रुपये मिले हैं। तो इसमें सभी जो बिंदु हैं उन पे गहनता से जांच करने की आवश्यकता है।
इसमें कप्तान साहब द्वारा 5 टीमों का गठन किया है, जिसका उद्देश्य यही है कि सभी बिंदुओं पे जांच की जाए और असली उद्देश्य पता चले कि यह घटना कैसे और क्यों कारित की गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम साक्ष्य संकलन करें, हम बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजें और अग्रिम विधिक कार्रवाई करके हम सुनिश्चित करेंगे कि कैसे करी और क्यों करी गई, और आपको आगे इसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे। सर, मोबाइल 1 किलोमीटर दूर मिला हुआ है, क्या उससे कुछ मिला है सर? देखिए, हमने उसे अपने कब्जे में किया है मोबाइल को, और मोबाइल एक इम्पॉर्टेंट सुराग होता है जांच का, तो उसको अपने कब्जे में लेके उसकी एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। अब हमारे द्वारा घटनास्थल को इसलिए निरीक्षण किया गया है कि हमें कुछ भी क्लू मिले कि किस हथियार से मारा गया है और क्या हो सकता है। मेरे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई है उनके भाई से और प्रधान जी से, तो भी हम ये पता लगा रहे हैं क्या पहले कोई द्वेष हो, कोई द्वेष भावना से आया है या लूट की भावना से आया है। ये दोनों चीज़ों पे गहनता से जांच का इशू है। अभी इस पे कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि ये जांच का विषय है। खबर सोनभद्र से, जहां पे बसपा विधायक से जुड़ी कंपनियों का अकाउंट की कार से लाखों की टप्पेबाजी। कार से करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा ले गए ज्ञात चोर। टायर पंचर बदलते समय हुई वारदात। मौके से फरार हुए टप्पेबाज बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख रुपए निकालकर वापस लौट रहा था। अकाउंट वही अपने छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंट के साथ हुई घटना रसरा बलिया के बसपा विधायक कुमार शंकर सिंह का है। ये कंपनी सूचना मिलते ही हरकत में आई। पुलिस एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। मामले में अकाउंटिंग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज की गई है। 5 पुलिस टीम गठित की है। वही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी से इलाके में मचा हड़कंप। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। सुबह लगभग 11:30 बजे एक प्राइवेट कंपनी के कैशियर श्री प्रकाश द्विवेदी बैंक ऑफ बड़ौदा रॉबर्ट्सगंज से 10 लाख रुपए निकालकर अपनी क्रेटा गाड़ी से वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई। जब वे गाड़ी से उतरकर पंचर हुए पहिए को देख रहे थे, उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी गाड़ी से रुपयों से भरा बैग चोरी कर लिया गया। प्रकरण के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही। खबर उन्नाव से, जहां पे बता दें कि वीर बाल दिवस पर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल सिंह के साहबजादों के बलिदान को किया गया नमन। जी हां, वहीं बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पर भी जताया दुख का। कहा, बाबा साहेब पहले ही कहा था कि गुरुद्वारा में आयोजित प्रदर्शनियों का किया उद्घाटन। घोषणी ने साझा की वीरता के स्मरण। जी हां, उन्नाव से है जहाँ पे वीर बाल दिवस के अवसर पर साहबजादों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए नगर के बड़े चौराहे स्थित गुरुद्वारे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के के अध्यक्ष ब्रजलाल शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ साहिबजादों को नमन किया बल्कि असामाजिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान की स्मृति मनाया जा रहा है। वीर बाल दिवस के अवसर पर उन्नाव के बड़े चौराहा स्थित गुरुद्वारे पर विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आयोजित में घोषणी में साहिबजादों वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति पर विचार भी साझा किए गए। बता दें कि साहिबजादों का बलिदान देकर सिख समाज ही नहीं पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के माध्यम से अपनी नई पीढ़ी के अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का भी कार्य किया। ऐसा है, उनके ये सपने कभी पूरे नहीं हुए। याद रखें, ऐसी बैठकें होती हैं। मैं दलित हूँ, हमारे यहाँ जो विधान पार्लियामेंट सत्र चलता है तो हमारे यहाँ अनुसूचित मोर्चा है, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा होता है और वहाँ भी बैठक होती है। उसमें दलित मंत्री या SC/ST के MP इकट्ठा होते हैं, बात होती है, दलितों की समस्याओं के बारे में बात होती है। तो इसलिए ये चीजें कोई गलत नहीं है। तो इसलिए अखिलेश यादव, क्योंकि वो केवल जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं,
उन्हें ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। ये तो बताए, हम लोग दिल्ली में हमारी बैठक होती है, तो ये कहें हम दलित SC ST मंत्री इकट्ठा बैठक कर लिए तो हम कोई चीज पार्टी के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। पार्टी को हम मजबूत करते हैं। अभी क्षत्रियों ने बैठक किया, इन्होंने किया, और आप देखें जो बैठकें तमाम होती हैं चुनाव के समय, उसके पहले तो जातिगत सम्मेलन भी होते हैं। कुर्मी समाज, पासी समाज, कोरी समाज, लोधी समाज, ये सब होता है बैठक। तो इसलिए ये सामाजिक बैठक है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और अखिलेश यादव भूल जाएं, परिवारवादी पार्टी को लोगों ने समझ लिया है और परिवारवाद का समय खत्म हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी 27 में भारी बहुमत से आएगी, बहुत भारी बहुमत। उसका उदाहरण बिहार में मिल चुका है। बहुत ही दुखद आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जब बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था नेहरू जी से कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ सन 46 में, तो उस समय करीब 95% अविभाजित भारत के हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि आबादी बदल दिया जाए, नहीं हुआ। और जोगेंद्रनाथ मंडल, वो भी दलित नेता थे, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, जिन्ना ने बनाया था। और उसके बाद उनकी वजह से ये कहा गया कि दलित पाकिस्तान में अच्छे रहेंगे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, उनकी वजह से दलित वहां रुक गए। तो आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें ज्यादातर दलित हैं। जब जोगेंद्रनाथ मंडल 8 अक्टूबर सन 50 को भाग आए, लॉ मिनिस्टर भाग आया, तो हिंदुओं में भगदड़ मची। जिनको बसाया गया आसाम में, बंगाल में, मैं पीलीभीत का SP रहा हूँ, पीलीभीत, खीरी, इन सबको बसाया गया। आज वही दलित है अधिकतर जिन पर पाकिस्तान में प्रताड़ना हो रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमें दुखद है कि यहाँ लोग गाजा पर होता है तो कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन वहाँ 2-2 हिंदुओं की हत्या होती है, बेबस तरीके में जला दिया जाता है। उस पर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, चुप्पी साध लेती हैं। ये दुखद है, इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और भारत चुप नहीं बैठा है, चुप नहीं बैठा है, इस पर कार्रवाई तो होगी। जी, आज यहाँ वीर बाल दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हमें हमारी पार्टी ने कहा था मैं उन्नाव जाऊं, और उस सिलसिले में आया। और मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को याद किया, उनको नमन किया। और गुरु जी के दोनों जो छोटे साहिबजादे थे, जिनकी शहादत आज के दिन हुई थी, सरहिंद में हुई थी, उनको दीवार में चिनवा दिया गया था, लेकिन वे अपने धर्म पर अडिग रहे। और 9 साल और 6 साल के दोनों छोटे साहिबजादों की जो शहादत हुई, उसी में वीर बाल दिवस मनाया गया। यहाँ काफी संख्या में लोग आए। मेरे अलावा मेरे पूर्व वक्ताओं ने गुरुओं के शहादत पर प्रकाश डाला है, और मैं उनको यहाँ नमन करता हूँ, कोटि-कोटि नमन करता हूँ। देखते रहिए आगाज टाइम।